बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इंशाल्लाह हमने चैप्टर 11 का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। कार नो इंजन कार नो इंजन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था, सेकंड लॉ की ये स्टेटमेंट थी कि कोई भी प्रैक्टिकल इंजन, कोई भी दुनिया में ऐसी डिवाइस नहीं है जो सारी हीट को क्या करे, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे। मतलब कोई ऐसा हीट इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इससे क्या मुराद है कि मसलन अगर हमने किसी इंजन को 100 जूल हीट एनर्जी दी, अब कोई ऐसी डिवाइस, कोई इंजन ऐसा नहीं है जो क्या करे 100 की 100 जूल हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में चेंज कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। नो हीट इंजन हैज 100% एफिशिएंसी। अब फिर अगर किसी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं है तो फिर एफिशिएंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, या एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। हमारी यही कोशिश है, हम यही चाहते हैं कि जो हमारी हीट एनर्जी है इसका मैक्सिमम हिस्सा मैकेनिकल वर्क में चेंज हो। यानी कि हम ये चाहते हैं किसी भी इंजन की एफिशिएंसी ग्रेटेस्ट हो, मैक्सिमम हो। तो इसके लिए फिर कार्नो ने एक आइडिया दिया, एक इंजन, एक हाइपोथेटिकल इंजन डेवलप किया जिसको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम कर सकते हैं। अब ये इंजन, इसकी डेफिनेशन क्या है? इन 1824 कार्नो develop a hypothetical इंजन। मतलब उसने एक आइडिया दिया कि अगर इस तरह से इंजन बनाया जाए तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है। इन 1824 कार्नो developed a hypothetical engine which has greatest efficiency। एक फर्जी इंजन बनाया जिसकी एफिशिएंसी क्या थी, मैक्सिमम। अब कार्नो इंजन की अगर हम वर्किंग देखें तो कार्नो इंजन अपना जो साइकिल है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट करता है। वर्किंग कार्नो इंजन complete its cycle in 4 steps। अपना साइकिल 4 स्टेप्स में कंप्लीट करता है। अब वो स्टेप्स क्या है देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। पहला स्टेप, कार्नो इंजन का फर्स्ट स्टेप, कार्नो इंजन कैसे वर्क करता है। तो इसके 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स में अपनी वर्किंग कंप्लीट करता है। उसमें पहला स्टेप है आइसोथर्मल एक्सपेंशन।
आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मसलन हमारे पास क्या है, अब कार्नो इंजन में हम क्या करते हैं, ये एक सिलेंडर है, ये बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आइडियल गैस, इसमें क्या है, आइडियल गैस, और इसके ऊपर एक पिस्टन हमने रख दिया। पिस्टन, अब इस गैस का टेम्परेचर है T1, आइडियल गैस का टेम्परेचर T1। हमने क्या किया, एज अ इनपुट के तौर पर इसमें क्या किया, Q1 हीट को ऐड किया। जब हमने इसमें Q1 हीट को ऐड किया तो गैस क्या करती है, आइसोथर्मली एक्सपैंड करती है। जैसे ही हीट इस सिस्टम में गैस मॉलिक्यूल्स में एंटर हुई, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा। अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए गैस क्या हुई, एक्सपैंड कर सकती है। मतलब जो हीट एनर्जी ली सारी की सारी को क्या किया, जो हीट एनर्जी ली इसको क्या किया, मैकेनिकल वर्क में चेंज कर दिया। ओके, देखिएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हम लिख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप, गैस, आइडियल गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली at temperature T1 and Q1 heat is added। अब इसको हम ग्राफ से भी शो करेंगे। तो हुआ गैस एक्सपैंड कर दी, वॉल्यूम बढ़ गया, और हम पढ़ चुके हैं वॉल्यूम और प्रेशर का कैसा रिलेशन है, इनवर्स। वॉल्यूम बढ़ गया जिससे प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया। इसका हम ग्राफ बना देते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। ये ग्राफ आप बनाएंगे, वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर को शो किया, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम को। गैस क्या करती है, एक्सपैंड करती है। पहले इसका प्रेशर था ओके P1 और वॉल्यूम था V1। सिस्टम में हीट एनर्जी ऐड हुई जिससे इसका वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गया, और प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया। तो ये ग्राफ हम शो कर दिया, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर हो गया P2 और वॉल्यूम हो गया V2। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने सिस्टम में क्या किया, हीट एनर्जी ऐड की। दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब इसका सेकंड स्टेप देखें। सेकंड स्टेप आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर क्या हुआ, सेकंड स्टेप कार्नो ने जो इंजन बनाने का तरीका हमें बताया, उसका सेकंड स्टेप है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक हमें पता है ऐसा प्रोसेस जिसमें ना तो हीट एनर्जी ऐड होती है और ना हीट एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब आप लोगों ने क्या किया, ये जो हमारे पास सिलेंडर था इसकी बाउंड्री क्या कर दी, इसके नीचे क्या रख दिया, इंसुलेटर, ताकि इसमें हीट ना तो ऐड हो और ना ही रिलीज करे। अब क्या हुआ, इसका टेम्परेचर कितना था, इस सारे कंटेनर का टेम्परेचर था T1। ओके, फिर गैस मॉलिक्यूल्स के पास जो इंटरनल एनर्जी थी इसको यूज किया पिस्टन को मूव करवाने के लिए। जब गैस मॉलिक्यूल बाहर से अब कोई हीट एनर्जी सिस्टम में एंटर नहीं हो, जब गैस मॉलिक्यूल्स ने अपनी हीट एनर्जी को, अपनी इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल किया
क्या करने के लिए, पिस्टन को मूव करवाने के लिए, तो फिर इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी कम होगी। जब इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। सेकंड स्टेप, कार्नो इंजन का सेकंड स्टेप है, गैस क्या करती है, नाउ गैस इज एक्सपैंड आइडियाबैटिकली, और जब एडियाबैटिकली एक्सपैंड करेगी तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर T1 से कम होके T2 हो जाएगा। नाउ गैस एक्सपैंड adiabatically and now gas expand adiabatically and temperature decrease from T1 to T2। इसको भी ग्राफ से शो कर देते हैं। अब एक्सपैंड कर, इसका मतलब वॉल्यूम फर्दर क्या हुआ, इंक्रीज, और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। नाउ गैस एक्सपैंड अब वॉल्यूम हो गया V2 से बढ़ के V3 और प्रेशर P2 से कम होके P3। दिस इज एडियाबैटिक, दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसके बाद इसका तीसरा स्टेप है, 4 स्टेप्स में अपनी वर्किंग कंप्लीट करता है। थर्ड स्टेप, नाउ आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब हमने नीचे से इंसुलेटर को रिमूव कर दिया, हम चाहते हैं इसका टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट। जब गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड हुई तो टेम्परेचर T2 से कम होके T1 से कम होके T2 हो गया। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर वेट रखना शुरू किया, गैस को क्या किया, कंप्रेस किया, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया। जब प्रेशर बढ़ाया, एक्सटर्नल वर्क किया, तो गैस मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ने लगी, लेकिन साथ ही क्या हुआ, हीट, जो इंटरनल एनर्जी बढ़ने लगी वो एनर्जी हीट की फॉर्म में क्या हुआ, सिस्टम से बाहर निकल गई, ताकि इसका टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। फिर दोबारा, नाउ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T2। जब हमने कंप्रेस किया, स्लोली इसको कंप्रेस करते जा रहे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए सिस्टम से Q2 हीट रिलीज कर जाती है। अब प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया। गैस compressed isothermally, gas compressed isothermally at temperature T2 and Q2 heat release, Q2 हीट क्या उस सिस्टम से रिलीज कर। दिस इज थर्ड वन, इसको ग्राफ से शो करते थे। अब कंप्रेस किया, वॉल्यूम क्या हुआ, कम, वॉल्यूम कम हो तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका मतलब ग्राफ अब किस तरफ आएगा, पीछे की तरफ। ये ग्राफ लाजमी बनाना है इसमें। अब वॉल्यूम हो गया V3 से कम होके V4 और प्रेशर हो गया P4। दिस इज, यहां से क्या हुआ, हीट एनर्जी Q2 हीट एनर्जी क्या करती है, सिस्टम से रिलीज करती है, और ये है आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसके बाद इसका लास्ट स्टेप है, 4 स्टेप्स में अपना ये साइकिल कंप्लीट करता है। लास्ट स्टेप है इसका
लास्ट एडियाबैटिक कंप्रेशन। हमने क्या किया, इसके ऊपर मजीद वेट रखे और इसकी बाउंड्री अब हमने कर दी, इसका टेम्परेचर T2 था, इसकी बाउंड्री कैसी कर दी अब हमने, इंसुलेटर, ताकि इसमें से हीट एनर्जी रिलीज ना। जब हमने इसको कंप्रेस किया, वर्क किया, जब हमने वर्क किया, वर्क की फॉर्म में हमने सिस्टम में एनर्जी ऐड की। जब सिस्टम में हमने एनर्जी ऐड की तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ी, तो इसका टेम्परेचर, अब हीट एनर्जी बाहर एनर्जी सिस्टम से रिलीज नहीं करेगी, तो टेम्परेचर T2 से बढ़ के दोबारा कितना हो गया, T1। मतलब जहां से हम चले थे T1 से हमने स्टार्ट किया था, दोबारा हम क्या करते हैं, उसी स्टेट को अटेन कर लेते हैं। गैस compressed adiabatically, gas compressed adiabatically and temperature increase from T2 to T1। इस तरह से लास्ट हमारा क्या आ गया, हम T1 से चले थे तो दोबारा हमने क्या किया, उसी स्टेट को अटेन कर लिया। दिस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन और चौथा एडियाबैटिक कंप्रेशन। इस तरह से कार्नो ने इंजन बनाने का तरीका हमें बताया कि अगर इस तरह से इंजन बनाया जाए, इस तरह से वो अपने साइकिल कंप्लीट करे तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ओके, अब हमने इसकी एफिशिएंसी का फार्मूला बनाना है, ये वर्किंग। नेक्स्ट देखें, फार्मूला फॉर एफिशिएंसी। इसमें ये ग्राफ लाजमी बनाएंगे, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखें जी, इसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की हेडिंग दे देते हैं हम, एफिशिएंसी। अब मैट्रिक में ये बड़ा था, ईटा से योग करते हैं। एफिशिएंसी होती है आउटपुट। अब आउटपुट की फॉर्म में हमें क्या मिल रहा है, मैकेनिकल वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट। तो हमने स्टार्ट में इनपुट की फॉर्म में क्या ऐड किया था, हीट एनर्जी Q1। अब हमने देखना है Q1 जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एज दिस प्रोसेस इज साइक्लिक, मतलब जहां से हम चले उसी जगह पे वापस आ गए। हमने पीछे पढ़ा था कि जब भी कोई साइक्लिक प्रोसेस होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगी, क्योंकि दोबारा सिस्टम ने क्या किया, अपनी वही स्टेट क्या की, इनिशियल स्टेट को क्या किया, अटेन कर लिया। स्टेट चेंज नहीं हुई, जब स्टेट चेंज नहीं होगी तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। एज प्रोसेस इज साइक्लिक, हेंस फर्स्ट लॉ इज Q is equal to delta U plus W. डेल्टा Q is equal to डेल्टा U plus W. ओके, डेल्टा U कितना, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगी बिकॉज प्रोसेस इज साइक्लिक। अब हम डेल्टा Q is equal to W, और ये डेल्टा Q हमने कितनी हीट एनर्जी ऐड की थी, Q1। सिस्टम ने अपने पास कितनी रखी, Q1 हीट एनर्जी ऐड की, वर्क कितने का किया। फिर दोबारा देखिए, ये कंटेनर था, हमने शुरू में कितनी हीट एनर्जी ऐड की, Q1, और सिस्टम ने अपने पास कितनी निकाल दी, Q2। वर्क कितने का किया, मसलन अगर हमने 10 जूल हीट एनर्जी ऐड की, 10 में से 8 जूल सिस्टम ने निकाल दी, तो वर्क कितने का किया, 2 जूल का।
तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, दिस इज वर्क डन। Q1 हीट एनर्जी ऐड की, Q2 सिस्टम ने क्या किया, दोबारा रिलीज कर दी, तो वर्क कितने का हुआ, Q1 माइनस Q2। ओके, इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। जब 1 में पुट किया, ईटा इज इक्वल टू आउटपुट Q1 माइनस Q2 और इनपुट Q1, ईटा इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1 ओवर Q1 माइनस Q2 ओवर Q1, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1। अब इसको लिखते हैं हम टेम्परेचर की फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला देखें, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ये पॉइंट समझने वाला, सिंपल सी बात है, जितनी हीट एनर्जी सिस्टम में जाएगी उतना सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज ज्यादा आएगी। इफ हियर Q1, then if Q1 heat energy is added, then temperature is T1. If Q2 heat energy is added, then temperature is T2. यानी कि सिंपल हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितनी हीट एनर्जी सिस्टम के पास होगी उतना उसका टेम्परेचर होगा। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग वी गेट Q2 over Q1 is equal to T2 over T1। Q2 और लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दिया, राइट को राइट से। इसका मतलब है ये जो हमारे पास है Q2 over Q1, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, T2 over T1। पुट इन अबव इक्वेशन। जब हमने इसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट किया, वी गेट ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1। और परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए, फॉर परसेंटेज एफिशिएंसी 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन वो जल्दी से हम देख लेते हैं। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स हल कर सकते हैं। ओके, अब शॉर्ट क्वेश्चन देखिए। पहली बात, एफिशिएंसी is independent efficiency is independent of working substance। efficiency working substance पे डिपेंड नहीं करती। मतलब आपने जो गैस इस्तेमाल की थी वो हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल की है, ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल की, कौन सी गैस इस्तेमाल की है, गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि किस पे डिपेंड करती है, हाई टेम्परेचर रेजरवायर और लो टेम्परेचर रेजरवायर के लो टेम्परेचर रेजरवायर पे डिपेंड करती है। फिर दोबारा देखिए, एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। दूसरा डिपेंड किस पे करती है, एफिशिएंसी टोटली डिपेंड्स upon temperature difference between high temperature reservoir and low temperature reservoir।